कहानी की शुरुआत एक ओल्ड एज होम से होती है जहां सभी बुजुर्ग अपने दुखों को एक कविता में बयां कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक औरत एसन, जो हमारी कहानी की मुख्य किरदार भी है, अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। जैसे ही वह अपनी बात शुरू करती है, सीन अतीत में चला जाता है। हमें छोटी एसन दिखती है जो समुद्र के किनारे खड़ी अपनी माँ को आवाजें दे रही होती है। उसकी माँ एक स्विमर यानी गोताखोर है, जिसका काम पानी में जाकर मछलियाँ और सीपियाँ इकट्ठा करना होता है। एसन रोज की तरह समुद्र के किनारे खड़ी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा की तरह आज भी सबसे देर तक काम कर रही थी। सभी गोताखोरों का कहना था कि एसन की माँ बहुत लालची औरत है, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना देर तक पानी में रहती है। एसन को उदास देखकर वहाँ मौजूद औरतें उसका ध्यान पीछे खड़े ग्वानसिक की तरफ दिलाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह एसन को पसंद करता है। इस पर सभी हंसी मजाक करने लगती हैं और कहती हैं कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। एसन गोताखोरों के खानदान से थी, जबकि ग्वानसिक मछलियां बेचने वाले परिवार से, इसलिए सबको लगता था कि उनकी जोड़ी अच्छी रहेगी और एसन हमेशा राज करेगी। इस पर एसन गुस्से में चिल्लाकर कह देती है कि उसे ग्वानसिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसी वक्त उसकी माँ भी पानी से बाहर आ जाती है। वह अपनी इकट्ठी की हुई सीपियां एक बीमार गोताखोर को देने के बजाय उन्हें बेचने के लिए कहती है। उसका कहना था कि वह इतनी मेहनत इसलिए नहीं करती कि किसी और को बैठाकर खिलाए, बल्कि इसलिए करती है ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। इसी बात पर उसकी एक औरत से झगड़ा हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि एसन उसकी पहली शादी से हुई बेटी है। उसके पहले पति की मौत के बाद उसने बेहतर जिंदगी के लिए दूसरी शादी की, लेकिन उसका दूसरा पति भी निकम्मा निकला। इसी कारण अब उसे ही पूरे परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। घर आकर एसन अपनी माँ से नाराजगी जाहिर करती है कि उसके लिए पैसे एसन से ज्यादा जरूरी हैं। इस पर उसकी माँ रूखे अंदाज में उससे कहती है कि वह अपनी दादी के घर चली जाए। एसन के दादा अमीर थे, इसी वजह से उसकी माँ ने उसे वहीं छोड़ दिया था ताकि वह अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहाँ एसन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, तो वह बहुत दुखी हो जाती है। एसन के सौतेले पिता के आते ही वह और रुकने के बजाय रोती हुई वापस दादी के घर चली जाती है। इधर उसका सौतेला पिता उसकी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि एसन को उसकी माँ की जरूरत है, इसलिए उसे वापस अपने पास बुला लो। लेकिन एसन की माँ जानती थी कि अगर एसन यहाँ आई तो उसका सौतेला पिता उसे नौकरानी बनाकर रखेगा और वह बेचारी बस इन लोगों के काम करती रह जाएगी। तभी एसन का सौतेला पिता उसकी माँ को वह कविता पढ़कर सुनाता है जो एसन ने स्कूल की प्रतियोगिता में लिखी थी और जिससे उसने दूसरा इनाम जीता था। कविता सुनते ही एसन की माँ भावुक हो जाती है। अगले दृश्य में एसन की दादी का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता है। तभी ग्वानसिक वहाँ उन लोगों को आज के खाने के लिए मछलियाँ देने आता है। वह एक मछली ज्यादा लाता है, क्योंकि एसन के चाचा ने उसके लिए कभी मछली खरीदी ही नहीं थी और ग्वानसिक को एसन की फिक्र थी। अचानक एसन की माँ वहाँ बहुत सारी मछलियाँ लेकर पहुँचती है और गुस्से में एसन के चाचा के मुंह पर मारती है। इसके बाद वह उन लोगों को अपनी बेटी के साथ किए गए बुरे बर्ताव के लिए खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है कि पहले इन लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे एक बीमार आदमी से शादी करने पर मजबूर किया और अब उसके पति की मौत के बाद एसन के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आखिर एसन की माँ का सब्र जवाब दे जाता है। वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। एसन इस पर बहुत खुश थी कि उसके चाचा ने उसका ख्याल नहीं रखा और अब वह अपनी माँ के साथ रह सकती है। कविता में लिखे शब्दों की तरह वह अपनी माँ से वादा करती है कि वह जल्दी बड़ी होकर एक अच्छी नौकरी करेगी ताकि अपनी माँ को आराम दे सके। इसी उम्मीद के साथ माँ बेटी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। एसन की माँ उसे स्कूल भेजना शुरू कर देती है। वहाँ एसन प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन ज्यादा वोट मिलने के बावजूद उसे सिर्फ मॉनिटर बना दिया जाता है। यह देखकर वह बुरी तरह रोने लगती है। तभी उसकी माँ को ग्वानसिक से पता चलता है कि जिस बच्चे को प्रेसिडेंट बनाया गया उसके पिता ने स्कूल वालों को रिश्वत दी थी। यही वजह थी कि एसन को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद हरा दिया गया। उसकी माँ को यह सुनकर बहुत दुख होता है। इस पर वह एक मजबूर औरत का काम में हाथ बटाकर उससे अच्छे कपड़े और गहने लेकर एसन के स्कूल में उसकी टीचर से मिलने पहुँच जाती है। वहाँ वह एसन की टीचर को रिश्वत देकर विनती करती है कि उसकी बेटी के साथ सही व्यवहार किया जाए, लेकिन इसका कितना असर होगा वह नहीं जानती थी। स्कूल से वापसी पर एसन को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है और वह कहती है कि वह मॉनिटर बनकर भी खुश है। इस पर माँ बेटी दोनों मजबूरी में एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसन की माँ बेहद बीमार हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रही है। सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब समुद्र में जाना आत्महत्या से कम नहीं है, लेकिन उसे अपने बच्चों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर एसन दुखी होकर उसकी समुद्र में जाने वाली सारी पोशाकें जला देती हैं। इसके बाद जब वह वहाँ से निकलती है तो बाहर उसे ग्वानसिक मिलता है, जो उसे मछलियाँ खाने को देता है। एसन को लगता है कि वह उस पर तरस खा रहा है, लेकिन ग्वानसिक अपने प्यार का इजहार करते हुए उससे हमेशा साथ निभाने का वादा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसन की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए वह आखिरी रात अपनी बेटी के साथ अच्छे से बिताती है और उसे समझाती है कि वह वापस अपनी दादी के पास चली जाए ताकि कुछ बेहतर जिंदगी गुजार सके। साथ ही वह उसे यह भी कहती है कि अपने सौतेले पिता की बातों में आकर कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले। ये सब बातें कहने के बाद एसन अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगले सीन में उसकी माँ का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है, जहाँ एसन बुरी
तरह रोती नजर आती है और अगर कोई उसे ढांढस बंधा रहा था तो वह सिर्फ ग्वानसिक था। इसी के साथ सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एइसन का सौतेला पिता उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके यहीं रोक लेता है ताकि वह उसके बेटे बेटी का ख्याल रख सके। इस तरह वक्त गुजरता रहता है और वह आदमी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर एइसन को जाने से रोकने में कामयाब होता जाता है। एइसन न सिर्फ बच्चों की देखभाल कर रही थी बल्कि खेत भी संभाल रही थी और कुछ ही दिनों में उसने उसे फिर से हरा भरा कर दिया। हमेशा की तरह हर मुश्किल वक्त में अगर कोई उसके साथ खड़ा था तो वह और कोई नहीं बल्कि ग्वानसिक था। समय बीतता गया और एइसन बड़ी हो गई। एक दिन हमेशा की तरह जब वह फिर से यहाँ से जाने की बात करती है तो उसका सौतेला पिता उसे लालच देता है कि वह उसे कॉलेज भेजेगा और उसके सारे खर्चे उठाएगा। अच्छी पढ़ाई के लालच में एइसन एक बार फिर उसकी बात सुनकर वहीं रुक जाती है। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता रहता है और कॉलेज जाने की उम्मीद में एइसन दिन रात अपने सौतेले पिता के कहने पर काम करती रहती है और हमेशा की तरह उसकी सब्जी बेचने में ग्वानसिक ही मदद कर रहा होता है। तभी अचानक बाजार में ग्वानसिक की दादी आ जाती है जिसे उन दोनों का साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह एइसन को हमेशा की तरह बुरा भला कहने लगती है। इस पर एइसन चिल्लाते हुए सबके सामने कहती है कि उसे ग्वानसिक बिल्कुल पसंद नहीं है। वह अपनी मर्जी से ही एइसन के पीछे पीछे फिरता रहता है और ये बोलकर वो ग्वानसिक की दादी से डरकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद ग्वानसिक उसका सामान लेकर उसके पीछे आता है। दोनों चलते हुए फूलों के खेत में चले जाते हैं जहाँ दोनों पहली बार एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को चूम लेते हैं। ग्वानसिक तो शुरू से ही एइसन के प्यार में पागल था, लेकिन एइसन को कब और कैसे उससे प्यार हुआ वह नहीं जानती थी। लेकिन अब उसका ग्वानसिक के बिना गुजारा नहीं था। आज एइसन बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी उस बेचारी को खुशी ज्यादा नहीं मिल पाती। वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके सौतेले पिता ने दूसरी शादी कर ली है। इस पर वह घर छोड़कर अपनी दादी के पास जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उनके भी माली हालात बहुत खराब हैं और उसका चाचा उसे सब छोड़कर फैक्ट्री में काम करने का कहता है ताकि वह पैसे कमाकर इन लोगों को लाकर दे सके। एइसन वापस अपने सौतेले पिता के पास पहुंचती है और उससे अपनी कॉलेज की फीस मांगती है, लेकिन वह आदमी और उसकी पत्नी एइसन को एक भूटी खोरी देने से भी इनकार कर देते हैं। अब उसके लिए एक तरफ खुआ था तो दूसरी तरफ खाई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। इसलिए वह रोती हुई हमेशा की तरह अपने इकलौते मसीहा ग्वानसिक के पास पहुंचती है। ग्वानसिक के अंदर अपनी दादी से एइसन के लिए मदद मांगने की हिम्मत तो नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी भी एइसन की मदद को तैयार नहीं होगी। इसलिए दोनों घर से भागने का फैसला करते हैं। एइसन अपने घर से बचा खुचा कीमती सामान उठाती है और ग्वानसिक अपनी दादी की ज्वेलरी लेता है। फिर दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं जहाँ हमेशा साथ देने का वादा करते हुए इस जगह को छोड़कर बड़ी शहर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। शिप में पायलट उन दोनों से उनकी आईडी मांगता है, लेकिन उनके पास कोई आईडी नहीं थी, जिस पर पायलट को उन पर शक होने लगता है। ग्वानसिक तो डर के उस पर रिश्वत देने लग जाता है, लेकिन एइसन उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वे दोनों पति पत्नी हैं। फिर ग्वानसिक का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। शहर पहुंचकर वे दोनों एक ज्वेलर के पास जाते हैं, लेकिन उसे भी उन दोनों पर शक होने लगता है कि ये दोनों चोर हैं, जिस पर आखिरकार ग्वानसिक उसे सच बता देता है और दोनों के हाथ खाली रह जाते हैं। अब बिना पैसों के उन दोनों को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिल रही थी। फिर भी वे दोनों एक होटल पहुंचते हैं जहां वे एक रिंग देकर कमरा लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। आदमी उनकी बात नहीं सुनता, लेकिन होटल मालिक को लगता है कि ये दोनों हनीमून पर आए हैं और लुटे हुए हैं, इसलिए वह मदद के लिए उन्हें कमरा दे देती है। वहाँ ग्वानसिक की माँ उसे ढूंढते हुए होटल के पीछे निकल जाती है। इधर होटल की मालिक बहुत ही दयालु होकर उन्हें खाना और शराब देती है, जिसे पीकर दोनों नशे में चूर हो जाते हैं। फिर सुबह होश आने पर उनका सामान गायब था और पंखा भी टूटा हुआ था। इस पर वे दोनों शिकायत लेकर बाहर जाते हैं, लेकिन उल्टा उन्हें इतना बड़ा बिल और पंखा तोड़ने का इल्जाम मिल जाता है। यहाँ बातों बातों में ये खुलासा हो जाता है कि उनका सामान चुराने वाले वही होटल के लोग थे, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाते और खाली हाथ सड़क पर बैठ जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। तभी एइसन के मन में बदला लेने का ख्याल आता है। इस पर वे दोनों चुपके से होटल में घुसकर होटल वालों के अगले शिफ्ट को वार्न कर देते हैं। फिर उन चोरों के सोने के बाद वे अपना सामान ढूंढने लगते हैं, पर न मिलने पर वे दोनों उनका कैश बॉक्स उठा लेते हैं। वहीं से निकलते हुए एइसन को बच्चे के सिर पर अपनी पिन नजर आती है, जो उतरने के चक्कर में बच्चे की आंख खुल जाती है और वो लोग इन दोनों के पीछे लग जाते हैं। भागते हुए एइसन उन दोनों के हाथ लग जाती है, पर वह ग्वानसिक को वहाँ से भागने का कहती है। अब ग्वानसिक उसे छोड़कर कहाँ जा सकता था, इसलिए वह पैसे का बॉक्स साइड में फेंक कर एइसन की मदद करने आता है और दोनों मिलकर उन चोरों से छुटकारा पा लेते हैं। पर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्वानसिक की माँ उन्हें लेने आ जाती है। चालाकी से उनका सारा सामान भी वापस हासिल कर लेती है और उन्हें वापस घर भी ले आती है, जिसके बाद एइसन की जिंदगी फिर से मुश्किल हो जाती है। उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे घर से भागने और बदचलन होने के ताने भी सुनने पड़ते हैं। यही नहीं, अब वह वापस अपने चाचा के घर आ जाती है, जिसे उसकी बेइज्जती करने का मौका मिल जाता है। वो लोग उसे स्टोर में बंद कर देते हैं और बहुत बुरा सलूक करते हैं, लेकिन अब भी ग्वानसिक सबसे उसके लिए लड़ने को तैयार था। वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर उसके लिए रिश्ता लेकर आता है, लेकिन एइसन को लगता है कि वह उस पर तरस खा रहा है, इसलिए वह रिश्ता ठुकरा देती है और एक अमीर आदमी से बच्चों के बाप से शादी करने को तैयार हो जाती है। जब ग्वानसिक
ग्वानसिक को उसकी शादी का पता चलता है तो वह बुरी तरह टूट जाता है। वह फिर से एसन के चाचा के पास जाकर उनसे अपील करता है कि वह उस पर जुल्म ना करें, लेकिन उसका चाचा एक नहीं सुनता। उधर वह आदमी एसुन को बस ग्वानसिक के साथ भाग जाने के ताने देता रहता है, जिसके बाद वह आखिरकार तंग आकर बोल ही पड़ती है। तभी वहाँ ग्वानसिक भी पहुंच जाता है, जो एसुन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ बात करने ले जाता है, जिस पर एसुन उसे कहती है कि उसे प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। अगर उसने ग्वानसिक से शादी की तो वह सारी जिंदगी ऐसी ही छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रहेगी जैसे वह बचपन से तरस रही है, इसलिए ग्वानसिक को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। ग्वानसिक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वह उसका पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन एसुन उसकी एक नहीं सुनती, तो आखिरकार वह बिछड़ा आशिक अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। इसके बाद ग्वानसिक की माँ उसे रेस में हिस्सा लेने के लिए दूसरे शहर भेज देती है और यहाँ ग्वानसिक के फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि उसने ही एईसन का दिमाग खराब किया था ताकि वह ग्वानसिक को छोड़ दे। उसने एईसन से कहा था कि अगर वह ग्वानसिक के साथ रही तो वह सब कुछ खो देगी और वह उसके लिए बदकिस्मत है। इस पर एईसन ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन ग्वानसिक से दूरी बना ली। यहाँ वर्तमान में ग्वानसिक अपने दोस्त को बताता है कि उसने सबसे तेज रेस तभी जीती थी जब वह एसन के पास जा रहा था, वरना उसे न तो रेस का शौक था और न ही वह तेज दौड़ सकता था, यानी वह एईसन के बिना कुछ नहीं था। इधर एईसन को वह आदमी बहुत बातें सुनाता है, जिसका आखिरकार एईसन का सब्र जवाब दे देता है। इस पर वह उस आदमी से शादी को इनकार कर देती है और ग्वानसिक के पीछे भागती है, लेकिन तब तक उसकी शिप चल चुकी थी। सबको लगता है कि अब एईसन वैसे ही रोती रह जाएगी, पर इन दोनों प्रेमियों के पागलपन का अब भी लोगों को अंदाजा नहीं था। ग्वानसिक जैसे ही एसन को रोते हुए देखता है तो वह अपनी जान की परवाह किए बिना शिप से छलांग लगा देता है और तेजी से तैरते हुए एसन के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को देख खुशी से पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ ग्वानसिक की माँ और दादी की शक्ल देखने वाली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वानसिक और एईसन की न सिर्फ शादी हो गई है, बल्कि उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, जो अब उनकी पूरी दुनिया बन चुकी है। वे दोनों अपने सपनों को पीछे छोड़कर बस अपने परिवार का ख्याल रखने में लगे हुए हैं, लेकिन एईसन की जिंदगी में इस सब के बाद भी कोई खुशहाली नहीं आती, बल्कि उसकी जिंदगी की एक नई और पहले से भी ज्यादा मुश्किल जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्वानसिक अब अपने परिवार के लिए पैसे कमाने की दौड़ में लग जाता है और पीछे उसका परिवार एईसन और उसकी बेटी के साथ कैसा सलूक कर रहा है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं होता। ग्वानसिक की माँ चाहती थी कि एईसन उन्हें पोता दे, पर इतने समय से उसने कोई खुशखबरी नहीं दी थी, जिस वजह से वह उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी थी। यही नहीं, घर के हालात अच्छे न होने की वजह से ग्वानसिक की दादी भी चाहती थी कि एईसन की बेटी भी अपनी नानी की तरह डाइवर बने, क्योंकि वे जानते थे कि एईसन को यह बात कभी पसंद नहीं आएगी और न ही उसकी माँ को आती अगर वह जिंदा होती। एईसन को देखते हैं तो वह अपनी माँ के घर थी, जहाँ उसके सौतेले पिता की पत्नी उससे बात करते हुए अपना दिल हल्का करती नजर आती है। वह एईसन को भी अपनी दोस्ती का यकीन दिलाते हुए यही करने को कहती है, मगर एईसन उसके सामने अपना कोई राज नहीं खोलती। जिसके बाद जब वह घर पहुँचती है तो सबको अपने सौतेले पिता के घर से लाई हुई चीजें दिखाती है, लेकिन ग्वानसिक की दादी और माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसने अपनी बेटी यांग के लिए साइकिल खरीदी है। वे उस साइकिल को बेचने के लिए कह देती हैं। ये सुनकर एईसन को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। कमरे में जाकर जब ग्वानसिक एईसन को थका हुआ देखता है तो वह उसके लिए सबसे बात करने की बात करता है। इस पर एईसन उसे अपनी जगह यांग के लिए बात करने को कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी उसकी तरह जिंदगी जिए, बल्कि वह चाहती है कि उसकी बेटी को दुनिया की हर खुशी और सुविधा मिले। वह इतनी आत्मविश्वास से भरी हो कि उसे किसी के आगे झुकना न पड़े। यह सुनकर ग्वानसिक भावुक हो जाता है और अगले दिन यांग के लिए नई साइकिल ले आता है, जिसे बेचने से वह सबको सख्ती से मना कर देता है। यही नहीं, वह अपनी थाली से मटर निकालकर अपनी बेटी को देता है ताकि वह पेट भरकर खा सके और किसी की परवाह नहीं करता। यह देखकर उसकी माँ और दादी को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाती। ग्वानसिक को इस तरह अपने परिवार के लिए खड़ा देख एईसन बहुत खुश होती है और फिर उसे रसोई में काम करना भी बुरा नहीं लगता। इसी के साथ सीन वर्तमान में शिफ्ट होते हैं, जहाँ अब भी एईसन वैसे ही एक हाउसवाइफ बनी घर का काम करती नजर आती है। वहीं उसकी बेटी यांग भी अब बड़ी हो चुकी है, जो किसी बात पर परेशान दिखाई देती है। तभी उसके अतीत से पता चलता है कि वह एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन जब वह उसकी माँ से मिलने जाती है तो उसे एहसास होता है कि वह औरत बहुत घमंडी है और यांग को सिर्फ एक हाउसवाइफ के रूप में देखना चाहती है। लेकिन यांग को अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी, इसलिए वह सिर्फ उस लड़के के प्यार के लिए इतना बड़ा समझौता करने से इनकार कर देती है। वर्तमान में जब यांग बाहर जाने लगती है तो उसकी माँ उसे इतने जूते रखने पर ताने दे रही होती है। इस पर यांग कहती है कि उसे पूरा बचपन छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ा, लेकिन अब वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, इसीलिए जितना वह अफोर्ड कर सकती है उस हिसाब से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। एईसन यह सुनकर भावुक हो जाती है और उससे कहती है कि माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ खुश देखना चाहते हैं और उनकी जरूरतें पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने भी यही किया। यह सुनकर यांग थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती है। इसके बाद वह अपनी माँ से पूछती है कि अगर उन्हें मौका मिले तो क्या वे उसके पिता को छोड़कर किसी और से शादी करना पसंद करेंगी। इस पर एईसन मुस्कुराकर कहती है कि नहीं, वह किसी और अमीर या बेहतर इंसान को ग्वानसिक
ग्वानसिक पर तरजीह नहीं देंगी क्योंकि उसके प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब ऐसुन ऐसा क्यों कह रही थी, ये दिखाने के लिए सीन फिर से अतीत में शिफ्ट होते हैं। जब ऐसुन को पता चलता है कि ग्वानसिक की दादी और माँ यांग को डाइवर बनाना चाहती हैं, तो वह उनसे झगड़ पड़ती है। इसी बहस में ग्वानसिक की माँ उस पर हाथ तक उठा देती है, लेकिन तभी घर लौटते हुए ग्वानसिक यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। यह देखकर वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार और सहन करने से साफ इनकार कर देता है। वह अपनी बेटी को उठाते हुए और ऐसुन का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए वह घर छोड़कर चला जाता है। वर्तमान में ग्वानसिक घर आ जाता है। अपने माता पिता को इस उम्र में भी खुश और इतने प्यार में देखकर यांग को ऐसुन के फैसले को कुछ समझना शुरू हो जाती है। वहीं अतीत में ऐसुन और ग्वानसिक की जिंदगी अब घर छोड़ने के बाद बहुत कठिन हो जाती है। फिर भी दोनों बहुत खुशी और सुकून से जी रहे थे। कोई अजनबी उनका किराया भरने लगता है, जिससे उनकी जिंदगी और आसान हो जाती है। यही नहीं, ऐसुन प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन सुकून उन्हें बहुत वक्त के लिए नहीं मिल पाता, क्योंकि खुशी तो बस उनके घर को छूकर ही जाती थी। अचानक ग्वानसिक बहुत थका हुआ और बीमार रहने लग जाता है। इस पर ऐसुन को पता चलता है कि वह उसी आदमी के पास नौकरी करता है जिसका रिश्ता ठुकराकर ऐसुन ने ग्वानसिक से शादी की थी। ऐसुन किमची बनाकर उसके घर उसकी पत्नी से मिलने जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि यह फिजूल आदमी न सिर्फ ग्वानसिक को बल्कि अपनी पत्नी को भी मारता है। इस पर ऐसुन को अपने फैसले पर और खुशी होती है और वह उसकी पत्नी को अपने लिए आवाज उठाने को कहकर वहां से निकल जाती है। यहाँ ग्वानसिक का सब्र भी जवाब दे जाता है और वह उस आदमी की नौकरी से निकलने ही वाला होता है कि तभी ऐसुन आ जाती है। वह उस आदमी को अपने पति के साथ बुरा सलूक करने पर अच्छा सबक सिखाते हुए सबके सामने उसे जलील कर देती है। ग्वानसिक का हाथ पकड़कर वह वहाँ से निकल जाती है। जैसे वह बचपन से ग्वानसिक को मुश्किल से बचाती आई थी, बिल्कुल वैसे ही करती है। यह देखकर ग्वानसिक की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। वर्तमान में भी दोनों उसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं, लेकिन इस बुजुर्गी में भी वे एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते। सीन फिर से अतीत में शिफ्ट होते हैं, जहां अब इन दोनों के पास न तो काम था और न ही खाने के पैसे। ग्वानसिक हर छोटी सी बड़ी नौकरी करने के लिए तैयार था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके, और जब ऐसुन के पास अपने बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं थे तो वह लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार हो जाती है। इस वक्त उसे अपनी माँ की बातें बहुत याद आती हैं। आखिरकार ग्वानसिक और अपने बच्चों को इस हालत में देखकर वह मदद के लिए अपनी दादी के पास पहुंच जाती है, जहाँ उसका चाचा तो हमेशा की तरह उसे वैसे ही जलील करता है, लेकिन उसकी दादी को उस पर तरस आने लगता है। फिर भी वह मजबूरी में उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। घर वापस आकर ऐसुन ग्वानसिक के गले लगकर रोने लगती है। ग्वानसिक ने तो कभी उसे कोई मुश्किल नहीं आने दी थी। खुद वह दुनिया की सर्द गर्म में अकेले ही लड़ता रहा, लेकिन अपने परिवार को हर तरह की छांव देने की कोशिश करता था। अब उसकी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी अचानक उनका दरवाजा नॉक होता है, जहाँ ऐसुन की दादी होती है, जो अपनी सारी जिंदगी की जमा की हुई रकम लेकर ऐसुन को दे देती है ताकि वह और उसका पति बोट खरीदकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। क्योंकि मरने से पहले ऐसुन की माँ ने उन्हें कहा था कि उनकी बेटी बहुत मजबूत है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आए तो वह मदद के लिए हाथ फैलाए तो उन्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर वह आई है तो यकीनन बहुत बुरी हालत में आई होगी और एक बार से मदद मिल जाने के बाद कभी दोबारा आकर तंग नहीं करेगी। ये सब सुनकर ऐसुन बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वह दोनों ऐसुन की दादी से वादा करते हैं कि वे इस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगले सीन में दोनों बोट खरीदकर एक नई शुरुआत करते हैं और हर जगह ऐसुन की वाह वाह होने लगती है। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिस पर ग्वानसिक तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भागता है। इसी तरह उसका बेटा भी हो जाता है और दोनों जिंदगी में खुशियों और सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। पैसे की तंगी कम हो जाती है और ऐसुन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती और उसका पति हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता है। अगले सीन में ग्वानसिक उसके लिए एक घर भी खरीद लेता है और वह घर वही था जहाँ ऐसुन की माँ मरने से पहले रहती थी। इस पर ऐसुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसुन का एक और बेटा हो जाता है, जिस पर उसकी सास और दादी सास उसके बारे में बातें करने लगती हैं। अपनी फैमिली लाइफ बेहतर करके ऐसुन गांव के चुनाव में भी खड़ी हो जाती है। तभी एक जगह छापेमारी करते हुए उसे वही आदमी की पत्नी मिलती है जिसका रिश्ता ऐसुन ने ठुकरा दिया था। वह उसे और भी एहसास दिलाती है कि उसका पति कितना अच्छा है। इसके बाद वह बोट पर अपने पति और बच्चों के पास जाती है और इतनी खुशियां मिल जाने का शुक्र अदा करती है। एक दिन मौसम बहुत खराब था, जब ऐसन अपने दोनों बेटों के साथ घर पर अकेली थी। तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसकी बेटी यांग को साइकिल से गिरने की वजह से चोट लगी है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसे देखने के लिए भागती है। यांग ज्यादा जख्मी नहीं होती, लेकिन जब ऐसन घर वापस लौटती है तो उसे अपने दोनों बेटे कहीं नजर नहीं आते। ऐसन परेशान होकर पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगती है। जब उसके दोस्तों के साथ उसका बड़ा बेटा युनम्योंग तो घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके छोटे बेटे का कोई पता नहीं चल पाता, जिस पर ऐसन फिर से उसे ढूंढने निकल जाती है। वहीं ग्वानसिक के पास भी उसके बेटे के गुम हो जाने की खबर पहुंच जाती है। पूरा गांव पागलों की तरह इस तूफानी मौसम में बस ऐसन के बेटे को तलाश करने में लग जाता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। तभी एक औरत ऐसन के पास आती है और उसे समंदर के किनारे चलने को कहती है। वहाँ
तूफान की वजह से बेहोश हुए ए सन के बेटे की बॉडी मिलती है, लेकिन उसे चेक करने पर पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इस पर ए सन और ग्वानसिक का हंसता खेलता घर एक बार फिर उजड़ जाता है। दोनों सब कुछ भूलकर बस अपने बेटे की मौत के गम में डूब जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज का होश नहीं रहता और न ही अपने बाकी दोनों बच्चों की कोई परवाह होती है। फिर एक दिन एसन की माँ उसके सपने में आती है और उसे याद दिलाती है कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। दुख चाहे जितना भी भारी हो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए उसे भी नहीं रुकना चाहिए। जिस पर एसुन सुबह उठकर फिर से नॉर्मल होने की कोशिश में लग जाती है। वो बाहर जाकर अपनी बेटी को खुद ही अपने लिए खाना बनाते देखती है और उसकी मदद करने लगती है। वहीं ग्वानसिक अपनी बेटी को उदास देखकर उससे वजह पूछता है। यहीं इन दोनों को एहसास होता है कि अपने दुख में वो ये भूल ही गए थे कि उनके बच्चे कितना सफर कर रहे हैं। जिस पर वो दोनों अब उस दुख को पीछे छोड़ते हुए जो बच्चे जिंदा हैं उनके लिए दोबारा जिंदगी जीने का फैसला करते हैं। दोनों पत्थर दिल होकर उसी समंदर की मदद से पैसा कमाकर पेट पालने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना बच्चा खोया था। फिर एक दिन घर जाते हुए एसुन ग्वानसिक से कहती है कि उसे लगता है उनके बेटे की मौत उसी की वजह से हुई, क्योंकि उसी ने उसे सिखाया था कि अगर वो किनारे पर खड़ा ग्वानसिक का इंतजार करेगा तो वो जल्दी घर आ जाएगा। और उस दिन भी उनका बेटा यही कर रहा था। ये सुनकर दोनों रो पड़ते हैं, लेकिन ग्वानसिक उसे कहता है कि उनके बेटे की मौत में किसी की कोई गलती नहीं थी। मगर बहुत समय बाद एसन को एहसास होता है कि ग्वानसिक इस सब का खुद को जिम्मेदार मानता था। उसे लगता था कि अगर वो उस दिन जल्दी घर लौट आता तो शायद ये सब नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत वक्त गुजर चुका है और यांग अब बड़ी हो गई है। वो पढ़ाई में अब बहुत अच्छी है और उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। इस पर एसन और ग्वानसिक बहुत खुश होते हैं कि वो न सही पर उनके बच्चे अपने सपने पूरे कर रहे हैं और उसकी फीस भरने के लिए वो दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यांग का एडमिशन हो जाता है और ओरिएंटेशन वाले दिन उन्हें वहाँ एक लड़का मिलता है जो यांग को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। लेकिन ग्वानसिक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उस वक्त वो एक प्रोटेक्टिव पिता बन गया था। घर जाकर वो एसन से कहता है कि यांग पर नजर रखो, क्योंकि थी तो वो उन्हीं दोनों की बेटी और उनकी कहानी किसी से छुपी नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके गांव में मैराथन रेस की वजह से सारे स्टॉल्स हटाए जा रहे थे, जिस पर सब परेशान थे कि अब उनका घर कैसे चलेगा। तभी एंट्री होती है एसन की, जो वहीं जमीन पर लेटकर प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। उसकी हिम्मत और जिद्द देखकर डर के मारे वो लोग स्टॉल्स तोड़ने का इरादा छोड़ देते हैं। इसके बाद सारे लोग एसन से कहते हैं कि वो उनके गांव की मुखिया बन जाए। एसन को तो इसका कोई शौक नहीं था, लेकिन सब लोग उसे जोर डालकर मानने को कहते हैं। ये देखकर उसके ओपोनेंट को टेंशन होने लगती है कि अब उसे असली कंपटीशन मिल रहा है और वो अपनी और भी ज्यादा प्रमोशन शुरू कर देता है। लेकिन एसन ये सब इग्नोर करती हुई अगले दिन अपनी बेटी के स्कूल की तरह बेटे के स्कूल में पीटीसी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस पर जाती है। वो बहुत एक्साइटेड थी कि जैसे यांग ने उसकी वाहवाही करवाई थी वैसे ही अब उसका बेटा भी करवाएगा। पर वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि आज पीटीसी नहीं है, बल्कि टीचर ने उसे उसके बेटे की शिकायत के लिए बुलाया है। वहाँ जाकर उसे ये भी पता चलता है कि उसका बेटा कितना नाकारा है। इस पर एसन काफी शर्मिंदा हो जाती है। वहाँ चुनाव का दिन आ जाता है और उसके ओपोनेंट की बहुत कोशिशों के बावजूद भी एसन जीत जाती है, जिसके बाद वो सबके साथ मिलकर जश्न मनाती नजर आती है। उसे इतने समय बाद इतना खुश देखकर ग्वानसिक की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वहीं शहर में यांग पैसे कमाने के लिए गुपचुप तरीके से एक अमीर घर की लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाती है। उस घर का ड्राइवर हैंडसम होने की वजह से सबको लगने लगता है कि वो यांग का बॉयफ्रेंड है। यूनिवर्सिटी में यांग के बारे में अजीब अजीब बातें फैलने लगती हैं, जो उसे पसंद करने वाले लड़के को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहाँ उस लड़की की माँ यांग को चोरी के इल्जाम में फंसाकर उसे एक फेक आइडेंटिटी के साथ अपनी बेटी के लिए एग्जाम देने को कहती है, लेकिन इस काम में बहुत बड़ा रिस्क होने की वजह से यांग मना कर देती है। पर वो औरत उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ती और उस पर झूठा डायमंड रिंग चुराने का इल्जाम लगा देती है। फिर अपने घर का दरवाजा भी नहीं खोलती, जिस पर यांग बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग जेल में बैठी है और पुलिस उससे डायमंड रिंग के बारे में पूछ रही है। वो नहीं चाहती थी कि ये बात उसके घर वालों तक पहुंचे, इसीलिए बस किसी तरह बात टालने की कोशिश कर रही थी। वहाँ जिस औरत ने यांग पर इल्जाम लगाया था उसकी नौकरानी ही घर से डायमंड रिंग निकालने में कामयाब हो जाती है। वो उस औरत को मजबूर करती है कि वो यांग के सिर से इल्जाम वापस ले, जिस पर अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग जेल से बाहर आ जाती है। वो अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उनकी परेशानी और बढ़ाने के डर से खामोश हो जाती है। उल्टा उसे पता चलता है कि उसके पापा यानी ग्वानसिक उससे मिलने सिटी आए हुए हैं, जो सुबह से ही उसके हॉस्टल के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ जब यांग अपने पापा ग्वानसिक के पास पहुँचती है तो उसे उन्हें इस तरह सुबह से उसका इंतजार करते देखकर काफी बुरा लगता है। ग्वानसिक भी समझ जाता है कि उसकी बेटी यहाँ काफी पैसों की तंगी झेल रही है, पर वो भी मजबूर था। वो तो पहले ही अपनी हिम्मत से ज्यादा कर रहा था। जब वो वापस जा रहा होता है तो यांग को एहसास होता है कि उसने अपने पापा ग्वानसिक के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर दी थी। इस पर वो उन्हें बाएं करने के लिए हाथ हिलाने लगती है, जिसे देखकर ग्वानसिक को अपनी बचपन वाली यांग याद आ जाती है, जो काम पर जाते वक्त अपनी माँ के साथ खड़ी होकर उसे बाएं करती थी। यहाँ हमें यह पता चलता है कि उस नौकरानी ने यांग की मदद इसलिए की क्योंकि जब ग्वानसिक और एसुन बसन गए थे और एक औरत को होटल वाले स्कैम से बचाया था, वो औरत वही थी और यांग की शक्ल अपनी माँ से बहुत मिलती थी, इसलिए उस नौकरानी ने वो कर्ज उतार दिया। उसको एसन की ये
बात भी याद थी कि अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया चलती है, इसलिए वो किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी। एसन जिंदगी में सफल होने लगती है और अपनी माँ के दोस्तों के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खरीद लेती है ताकि वे लोग अब सड़क पर स्टॉल लगाने के बजाय आगे बढ़ सकें। तभी उसे यांग की कॉल आती है जो उसे बताती है कि वो बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहती है, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से नहीं जा सकती। उसे अपने माता पिता की मुश्किलों का अच्छे से अंदाजा था, फिर भी वो अपनी माँ के साथ रुखी हो जाती है। इस वजह से ए सन, जो पहले ही परेशान थी, ग्वानसिक के सामने अपना दिल हल्का करती है। लेकिन दोनों का यही ख्याल था कि किसी भी हाल में अपनी बेटी के सपने पूरे करें, क्योंकि वे खुद वो सपने पूरा नहीं कर सके थे, इसलिए वो लोग अपना घर बेच देते हैं, वही घर जहाँ ए सन की माँ की यादें बसी हुई थी। अगले सीन में यांग प्लेन में बैठी नजर आती है। वो बहुत इमोशनल थी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे किसी दूसरे देश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। यहाँ घर बेचने की वजह से ए सन और ग्वानसिक फिर से कंगाल हो जाते हैं और छोटे से घर में आकर रहने लगते हैं। इस वजह से उनके बेटे का मूड बहुत ऑफ हो जाता है। ए सन ने रेस्टोरेंट में पैसे भी नहीं डाले थे, तो अब वो उनके रेस्टोरेंट के बाहर ही छोटी सी दुकान लगा लेती है। मुसीबतें तो बहुत थी, लेकिन वो दोनों पति पत्नी इन सब मुश्किलों में भी एक दूसरे के साथ की वजह से खुशी और सुकून ढूंढ ही लेते हैं। यंग जिस घर में किराए पर जाती है, उसका मालिक बहुत ही सख्त किस्म का आदमी होता है। उसकी बेटी जब घर से बाहर जाती है तो अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आती है और तभी वो आदमी अचानक घर वापस आ जाता है। इधर ए सन का बेटा उनम्योंग भी एक लड़की को घर ले आता है और दोनों ही पकड़े जाते हैं। यंग के घर का मालिक उस लड़के को जलील करके घर से बाहर निकाल देता है। यहीं एसन और ग्वानसिक को पता चलता है कि उनम्योंग की गर्लफ्रेंड उसी आदमी की बेटी है जिसे एसन ने शादी से मना किया था और बाद में चुनाव में भी हरा दिया था। यानी उनके बेटे की प्रेम कहानी आसान नहीं होने वाली थी। वहाँ यांग को अपने मकान मालिक की बेटी के बॉयफ्रेंड पार्क चंग की वजह से एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं अब यांग को पसंद करने लगा था। तभी एक दिन यांग का बॉयफ्रेंड पार्क उसे सरप्राइज देने वहाँ पहुँच जाता है। जब दोनों को साथ देखता है तो चंग को काफी जेलसी महसूस होती है। यांग को वापस घर छोड़ते हुए पार्क उसे उस जगह पर रहने से मना करता है क्योंकि उसके हिसाब से वो जगह सेफ नहीं थी। लेकिन यांग उसकी ये बात मानने के बजाय उससे झगड़ पड़ती है और यही चीज चंग को बहुत पसंद आती है। अगले सीन में थिएटर का ओनर यांग को चंग के घर खाना देने भेजता है। जब चंग वहाँ मौजूद नहीं होता तो यांग ऐसे ही अंदर चली जाती है। तभी पीछे से चंग और उसकी गर्लफ्रेंड लड़ते हुए घर के अंदर आते हैं। चंग अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहता था क्योंकि वो उसे चीट कर रही थी और हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उल्टा चंग पर ही धोखा देने का इल्जाम लगाने लगती है और फिर जब वो वहाँ यांग को देखती है तो उसका शक यकीन में बदलने लगता है। इस पर वो यांग से नफरत करने लगती है और सारा गुस्सा उसी पर निकालती है। सीन अब यूनम्योंग की गर्लफ्रेंड ह्योन सुक पर शिफ्ट होते हैं। ह्योन सुक के पिता और भाई उसे यूनम्योंग को डेट करने पर बहुत डांटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यूनम्योंग को भी बहुत मारते हैं। इस पर यूनम्योंग ह्योन सुक से ब्रेकअप करने की बात कह देता है क्योंकि उस एरिया में उसके परिवार की बहुत जान पहचान थी और उन्होंने यूनम्योंग का जीना मुश्किल कर दिया था। इस सब के बाद वो दोनों भागने के बारे में सोचने लगते हैं। सीन अब यांग पर शिफ्ट होते हैं। वो पार्क के बर्थडे पर उसके घर जाती है जहाँ उसकी माँ पहले से मौजूद होती है। उन्हें पार्क और यांग का डेट करना बिल्कुल पसंद नहीं था और यांग का यूं पार्क के घर आ जाना उनका मूड और भी खराब कर देता है। इस पर वो यांग की काफी बेइज्जती करती है और इसी वजह से यांग पार्क को भी बातें सुनाने लगती है। कहती है कि वो भी अपने पेरेंट्स की लाडली है और इस तरह की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पार्क बेचारा अपनी माँ और गर्लफ्रेंड के बीच फंस कर रह जाता है, जिस पर यांग उससे कहती है कि उसे शादी से पहले अपनी माँ और यांग में से किसी एक को चुनना होगा क्योंकि वो किसी माँ के लाडले से शादी नहीं करना चाहती। पार्क को समझ नहीं आता कि वो किसी एक को कैसे चुने। तब यांग उसे अपने पिता ग्वानसिक की मिसाल देती है जिसने अब एसन को चुना था, चाहे हालात कैसे भी क्यों न रहे हों। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ यांग काम करती है वहाँ का मालिक थिएटर के बाहर ब्लैक में टिकट बेचने वालों को वहाँ से भगा रहा होता है। उन्हीं लोगों में एक चंग की माँ निकलती है जो वहाँ अपने बेटे की पेंटिंग्स देखने आई थी। यांग की वजह से उसे थिएटर में फ्री की टिकट मिल जाती है, जिससे चंग को ये एहसास होता है कि उसकी माँ कितनी अकेली है। इन सब बातों की वजह से यांग और चंग चाहे चाहें या ना चाहें एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि कैसे एसन हर छोटी बात पर यंग के लिए परेशान हो रही होती है, लेकिन यंग उसकी इतनी फिक्र किए जाने की वजह से अब इरिटेट होने लगी थी। यही देखकर एसन को याद आता है कि एक बार उसकी माँ भी कुछ इसी तरह उसके लिए परेशान हुई थी। उस वक्त एसन छोटे बच्चों को उठाकर भीख मंगवाने वाले गैंग के चक्कर में फंस गई थी, लेकिन उसकी माँ की सिक्स्थ सेंस ने उसे एन वक्त पर बचा लिया था। उसी तरह प्रेजेंट में भी एसन को अचानक रात में बहुत ज्यादा यांग की याद आने लगती है। उसे एक अजीब सा डर लगने लगता है, जैसे उसकी बेटी किसी मुश्किल में है। इस फीलिंग के साथ ही वो बिना देर किए सीधा यांग के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि यांग के रूम में जहरीली गैस भर चुकी है और यांग बेहोश पड़ी है। ये देखकर एसन की तो हालत ही खराब हो जाती है, उसकी जान जैसे हलक में आ जाती है। वहीं चंग मौजूद होता है जो बिना किसी देरी के उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर यांग को फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में बैठे हुए एसन एक तक अपनी बेहोश बेटी को देख रही होती है और उसी पल उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी घूम जाती है। उसे याद आता है कि कैसे कैसे उसने यांग को हर मुश्किल हर खतरे से बचाया है। बचपन में चोट लगने से लेकर इमोशनल टूटने तक हर बार वो उसके साथ खड़ी रही है। वो सोचती है एक माँ कोई सुपर वुमन नहीं होती, पर जब बात अपने बच्चों की आती है तो वो किसी हीरो से
कम भी नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होते, लेकिन साथ ही दिल में तसल्ली भी होती है कि आज फिर वो वक्त पर पहुंच गई। हॉस्पिटल में जब यांग की हालत बेहतर होती है तो पार्क उसे देखने आता है। उन दोनों के बीच का प्यार देखकर एसन को ऐसा लगता है जैसे यांग ने बिल्कुल अपने पिता जैसा लड़का ढूंढ लिया हो। लेकिन जब एसन को पार्क की माँ के व्यवहार के बारे में पता चलता है तो वह यांग को उससे शादी करने से मना कर देती है। इस बीच युनम्योंग मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। यहाँ यांग की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पार्क बड़ी मुश्किल से ही सही पर अपने माता पिता को यांग के परिवार से मिलने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पार्क के माता पिता अपनी दौलत की वजह से खुद को बहुत ऊपर और उन्हें बहुत हीन समझते थे। ये सब जानते और देखते हुए भी एसन और ग्वानसिक अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। आखिरकार शादी की तैयारियां जोरों पर होने लगती हैं, लेकिन पार्क की माँ यांग के परिवार को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। यहाँ तक कि जब वह एसन के साथ अकेली बैठती है तो साफ साफ कह देती है कि वह यह शादी नहीं कराना चाहती। जब यांग को इस सब के बारे में पता चलता है तो वह पार्क से कहती है कि वह उसके घर में शिफ्ट हो जाए ताकि उसे अपनी फैमिली की बातों और तानों का सामना न करना पड़े। लेकिन इस बार तो पार्क की माँ सारी हदें पार कर देती है। अपनी और अपने परिवार की आत्मसम्मान की खातिर यंग आखिरकार पार्क से शादी करने से इनकार कर देती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन इन तमाम मसलों की वजह से अलग हो जाते हैं। उधर पार्क की माँ उसकी अपनी मर्जी की लड़की से शादी तो करवा देती है, लेकिन वह पार्क के दिल से उतर जाती है। इतना ही नहीं, पार्क की पत्नी आकर उन्हें बुढ़ापे में बहुत जलील करती थी, लेकिन पार्क ने उनके लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लिया और यूं ही जिंदगी गुजरती गई। वहीं यांग का दिल बहुत टूटा था, लेकिन उसने सिर ऊंचा करके जीना शुरू कर दिया था। इधर पार्क की हालत तो सबको पता चल चुकी थी। अब देखना ये था कि यांग के दिल का क्या हाल है। वह इस सदमे से निकल नहीं पा रही थी और उसकी हालत देखकर उसके मॉम डैड बहुत परेशान थे। इसी पर एक दिन यांग छुट्टी लेकर अपने माता पिता को सरप्राइज देने उनके घर पहुंच जाती है। उसे देखकर उन दोनों की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वे दोनों तो बस अपनी बेटी को खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं। दिन रात बस यांग का ख्याल रखना और उसे हंसते हुए देखना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। फिर एक दिन ग्वानसिक यांग को बोट पर सनराइज दिखाने ले जाता है। वहाँ यांग को जिंदगी को फिर से जीने की एक नई उम्मीद मिलती है और वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ जाती है और पीछे उसके बूढ़े मॉम डैड फिर से अकेले और उदास रह जाते हैं। अगले सीन में युनम्योंग का बेटा 1 साल का हो जाता है। इस मौके पर घर में छोटा सा जश्न होता है, लेकिन इस बार भी उसकी पत्नी ह्योनसुक के घर से कोई नहीं आता। सबको ये बात बहुत बुरी लगती है, खासकर युनम्योंग की माँ को। सबके चेहरों पर मायूसी साफ नजर आती है। कुछ देर बाद ह्योनसुक की माँ अपने नन्हे नवासे को देखने आ जाती है। उसे देखकर माहौल थोड़ा बेहतर हो जाता है। एसन, जो पहले ह्योनसुक की माँ से नाराज रहती थी, इस बार दिल बड़ा करके उसे जब चाहे आने की खुली इजाजत दे देती है। सबको उम्मीद होने लगती है कि शायद रिश्तों में कुछ सुधार हो सके। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यांग की जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसकी नौकरी चली गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करेगी। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही होती है। वो अकेले ही सब कुछ सहने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। फिर एक दिन वो फिर से उसी थिएटर में मूवी देखने जाती है तो चंग भी वहाँ आता है। जैसे ही वो उसे देखता है, मिलने के लिए पीछे भागता है। दोनों एक दूसरे को दोबारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार चुंग यांग से दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उसे प्रपोज कर देता है, जिस पर यांग तुरंत हाँ कर देती है, क्योंकि उसे भी अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार की कमी महसूस हो रही थी। इसके बाद दोनों यांग के होम टाउन उसके माता पिता से मिलने जाते हैं। वहाँ ग्वानसिक ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चंग बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो उसकी बेटी का वैसे ही ख्याल रख रहा था जैसे ग्वानसिक खुद रखा करता था। शादी की तैयारियों में भी चुंग और उसकी माँ यांग और उसके परिवार को बहुत इज्जत देते हैं, जिससे ए सून और ग्वानसिक को सुकून मिल जाता है कि उनकी बेटी सही हाथों में जा रही है। शादी वाले दिन सब बहुत खुश थे, लेकिन यांग का परिवार अपनी बेटी के दूर जाने के गम से भरा हुआ था। यहाँ तक कि युनम्योंग तक रोने लगता है। लेकिन आखिरकार दोनों की शादी एक खूबसूरत और रोमांटिक तरीके से हो जाती है। ऐसा लगा था कि अब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं, वहाँ पुलिस खड़ी मिलती है जो युनम्योंग को अरेस्ट करने आई थी, क्योंकि उसका दोस्त धोखा करके सारा इल्जाम उस पर डाल गया था। अगले सीन में हम युनम्योंग को जेल में देखते हैं, जहाँ उसके माता पिता उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। वहाँ भी वो दोनों युनम्योंग को समझाने की कोशिश करते हैं, तो युनम्योंग उन्हें ये एहसास दिलाता है कि कैसे न चाहते हुए भी उन्होंने उसे कितना अकेला महसूस करवाया, क्योंकि उनका सारा ध्यान सिर्फ यांग की तरफ था, जो उनकी परफेक्ट बेटी थी। उधर ह्योनसुक अपने पिता से मदद मांगने जाती है, लेकिन वो पत्थर दिल आदमी हमेशा की तरह इस बार भी उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे तो अपनी ईगो से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एसन युनम्योंग के साथ फ्रॉड करने वाले लड़के की माँ के पास जाती है। जब वो औरत मदद करने से इनकार कर देती है, तो एसन उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए उसके घर से जो भी कीमती सामान होता है सब उठाकर ले आती है, ताकि पुलिस से जैसे तैसे अपने बेटे की जान छुड़ा सके। उधर ग्वानसिक भी अपनी बेटी के लिए कोशिश करने से पीछे नहीं हटता, चाहे इसके बदले उसे किसी के आगे हाथ ही क्यों न फैलाने पड़े, और वो अपनी बोट बेचकर पैसे जमा कर लेता है। आखिरकार वो उसे जेल से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। युनम्योंग बहुत शर्मिंदा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स की जमा पूंजी उड़ा दी, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे एहसास होता है कि वो गलत था, उसके पेरेंट्स तो उस पर जान छिड़कते थे। अगले सीन में अब बोट बिक जाने के बाद ए सन और ग्वानसिक पैसे कमाने के लिए
नया काम ढूंढने लगते हैं, जो मुश्किल तो था लेकिन मुश्किलों से लड़ना अब दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वहीं एक रात ग्वानसिक को पता चलता है कि यूनम्योंग हर रोज रात को घर देर से आता है। उसकी पत्नी ग्वानसिक से कहती है कि वो यूनम्योंग पर नजर रखे। इस पर परेशान हुआ ग्वानसिक यूनम्योंग के ससुर के पास मदद मांगने चला जाता है और इस बार अपनी बेटी की खातिर वो भी अपनी ईगो छोड़कर मदद के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक दिन उन्हें पता चलता है कि यूनम्योंग गायब है। उसी वक्त खबर मिलती है कि वो खराब मौसम में समंदर में मछलियां पकड़ने चला गया है। ये सुनकर उसका पिता और ससुर तुरंत शिप वापस लाने के लिए शिप के कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं और ज्यादा पैसों का लालच देकर उसे ऐसा करने के लिए मना भी लेते हैं। यहाँ रिवील होता है कि यूनम्योंग असल में कोई गलत काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो रात को ठंड में जाकर चुपचाप राइस केक बेचता था ताकि पैसे जमा करके अपने पिता की बोट वापस ले सके। और जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने उसके ससुर के साथ मिलकर आसपास के लोगों को पैसे देकर यूनम्योंग से राइस केक खरीदने को कहा। जब यूनम्योंग को इस बारे में पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर बड़ा रिस्क लेकर शिप पर चला गया। ये सब देखकर उसके माता पिता ने उसे समझाया कि जिंदगी से ज्यादा पैसा जरूरी नहीं होता और वो उनके लिए सब कुछ है। उसी दिन इस परिवार का बॉन्ड और मजबूत हो गया और फिर ग्वानसिक ने अपने लिंक से यूनम्योंग को एक जॉब पर भी लगवा दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि नए साल में यांग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रही है। ए सुन अपनी सास के उकसाने पर अपनी जिंदगी पर कविताएं लिखना शुरू कर देती है और ग्वानसिक कोई नया रिस्क भरा काम ले लेता है ताकि अच्छा पैसा कमाकर घर ला सके। ग्वानसिक ने अपना अपार्टमेंट रिस्क पर लगाकर एक सुनसान जगह पर रेस्टोरेंट खरीद लिया क्योंकि उसे लालच दिया गया था कि वो जगह जल्दी ही भीड़ भाड़ वाली बन जाएगी। लेकिन ये सब एक स्कैम था। जब यांग को इसका पता चला तो उसने उन्हें इस झांसे से निकाला, लेकिन फिर गुस्से में आकर उन सब से लड़कर अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद इन लोगों को पता चला कि यांग प्रेग्नेंट है। इस पर एसुन और ग्वानसिक सारी लड़ाई भूलकर उसकी फिक्र करने लगे। उधर यांग ने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद उसे माँ की कदर हुई और फिर उसका अपनी माँ से रिश्ता भी पहले से बेहतर हो गया। जिसके बाद यांग ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया और उधर उसके घर वालों ने उस रेस्टोरेंट की सही तरीके से पब्लिसिटी शुरू कर दी। फिर एक दिन एक मशहूर एक्ट्रेस भी फ्री में इनकी प्रमोशन के लिए आ गई। बाद में रिवील हुआ कि कभी ग्वानसिक ने उसकी जान बचाई थी, जिस वजह से उसने ये फेवर वापस किया और इस तरह उनका रेस्टोरेंट जो सुनसान जगह पर था वहाँ भी बहुत ज्यादा चलने लगा। जिंदगी पहली बार खुशियों से भरी थी, जेब में पैसे थे और इज्जत भी। अब तो इनके बच्चे भी इनकी कदर करने लगे थे, पर सुकून तो शायद कब्र में ही है। तभी इन्हें पता चलता है कि ग्वानसिक को ब्लड कैंसर है। उसका इलाज शुरू होता है और इसी दौरान एसन की पोएम्स की बुक भी छप जाती है। ग्वानसिक और एसन को बस बुढ़ापा साथ में गुजारना था, लेकिन ग्वानसिक एसन को अकेला छोड़कर सिर्फ यादों के सहारे छोड़ जाता है। पर एसन हमेशा की तरह हार नहीं मानती और अपने बच्चों के साथ रहते हुए अपने सपनों को पूरा करने की जंग में लगी रहती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।